तो आइए स्टार्ट करते हैं। NTSC 2019-20 स्टेज 1 में जो फिजिक्स के क्वेश्चन आए हुए हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने है, द फोर्स बिटवीन ए होलो स्फीयर एंड ए पॉइंट मास P। देख रहे हैं आप कि ये पॉइंट मास P है और ये होलो स्फीयर है S। तो ये पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच में फोर्स कितना होगा। मैं आपको बता देता हूँ कि पॉइंट मास की बात यहाँ पे हो रही है, तो स्वाभाविक है कि ग्रेविटेशनल फोर्स की हम लोग यहाँ बात करेंगे। तो मैं आपको बता दूँ कि जब भी होलो स्फीयर की बात आएगी, यानी कि तो उस केस में इनसाइड द होलो स्फीयर जो नेट ग्रेविटेशनल फील्ड होता है दैट इज जीरो। ओके, इनसाइड द होलो स्फीयर जो नेट ग्रेविटेशनल फील्ड है, नेट ग्रेविटेशनल फील्ड, तो वो जीरो होता है। सो देयरफॉर जब ग्रेविटेशनल फील्ड ही जीरो होगा तो उस होलो स्फीयर में कहीं पे कोई पॉइंट हो तो वहां पे जो नेट फोर्स रहेगा दैट विल बी जीरो। ओके, सो फोर्स विल बी जीरो, ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी जीरो देयर। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 9, ये 1920 का है, ध्यान रखिएगा, हरियाणा रीजन का। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछ रहा है, ए पर्सन ऑफ वेट W जंप्स टू ग्राउंड विद हिज लेग्स फिक्स्ड एंड कम्स टू रेस्ट विद एन अपवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ 3g। स्वाभाविक है कि जब हम लोग जंप करते हैं, ठीक है, और जंप करने के बाद, ठीक है, तो उस टाइम हमारा जो सडनली जो हम रुक जाते हैं, मतलब रेस्ट में आ जाते हैं, तो उस केस में ड्यूरिंग लैंडिंग, यानी कि जैसे ही आपने लैंड किया ऑन द अर्थ जंप करने के बाद, तो कितना फोर्स जो है हम पर लगता है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय हिम, यानी कि दैट पर्सन ड्यूरिंग लैंडिंग। ये एग्जांपल हम लोगों पे भी फिट पड़े बिकॉज हम लोग भी जंप करते रहते हैं दरअसल। तो उस केस में अगर आप बात करें, देखें कि सपोज कीजिए कि मैंने यहाँ बात की, दिस इज अर्थ सरफेस, ओके, और अर्थ सरफेस के ऊपर जैसे ही कोई पर्सन जो है, जैसे ही वो जंप करेगा, जंप करते ही क्या होगा, स्वाभाविक है एक्शन रिएक्शन की बात यहाँ होगी। सो व्हाट इज द एक्शन बाय द पर्सन ऑन द अर्थ। देखिए, दिस इज आई एम रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट ऑब्जेक्ट, सो दिस इज द वेट ऑफ द पर्सन एंड यू कैन से दिस इज द एक्शन ऑफ द पर्सन ऑन द अर्थ। ओके, एंड व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ द अर्थ। स्वाभाविक है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा क्योंकि स्टॉप हुआ है, दिस इज अ नॉर्मल रिएक्शन यू कैन से, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन। और ऐसे में जो फोर्स लगा है, द नेट अपवर्ड एक्सेलरेशन इज 3g। स्वाभाविक है, तो इसीलिए क्या आएगा, जो एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन क्या है, 3g के इक्वल है। तो इस केस में जो नेट फोर्स रहेगा, स्वाभाविक है क्योंकि वो ज़्यादा है और अपवर्ड फोर्स ज़्यादा है, तो n माइनस डब्ल्यू, दिस इज द नेट फोर्स एंड विच इज इक्वल टू 3g, दिस इज द एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई मास, एंड सपोज मास इज द mass of the person is m. Okay, so n minus w, because the question is the force exerted by him, and force exerted by him is n as the reaction of earth on the person, so which is equal to w plus 4 mg 3 mg. Okay, w plus 3 mg and mg is the weight of the person, so you can say that w plus 3w is 4w, 4 times of its weight. Okay, तो दिस इज द सेकेंड ऑप्शन जो इसका आपका जवाब रहेगा। ओके, नाउ द थर्ड क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12, इन ए टू बॉडी कोलिजन द मोमेंटम इज वेरिंग विद टाइम एज शोन इन फिगर। यानी कि जब दो ऑब्जेक्ट कोलाइड करते हैं, तो उस दौरान जो उनके बीच में जो मोमेंटम का जो कंजर्वेशन है, जो मोमेंटम वेरी कर रहा है विद टाइम, बिकॉज दे आर एक्सर्टिंग फोर्स ऑन ईच अदर, है ना। ये दो ऑब्जेक्ट आपस में टकरा, सपोज कीजिए कि दो बॉल हैं 1 और 2, तो जब वो टकराएंगे तो इंस्टेंटेनियस फोर्स जो है कब मैक्सिमम होगा अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ, क्योंकि ये ग्राफ है बिटवीन मोमेंटम एंड टाइम, एंड यू शुड नॉट फॉरगेट दैट कि व्हाट इज फोर्स, फोर्स इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ओके, ठीक है, स्वाभाविक है कि कई बच्चे डिफरेंशिएशन नहीं भी जानते हैं, बट एवरेज फोर्स की अगर आप बात करें तो दैट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम टेकन। ओके, तो यहाँ से आप अंदाजा इतना जरूर लगा सकते हैं कि मोमेंटम अपॉन में टाइम,
इसका जो ये स्लोप है, क्योंकि दिस इज मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस एंड टाइम अलोंग एक्स एक्सिस, सो वी कैन से दैट कि जो जो भी ये कर्व आ रहा है इसका जो स्लोप होगा, स्लोप विल गिव अस फोर्स, बिकॉज स्लोप इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। आप देख सकते हैं बिकॉज स्लोप इज नथिंग बट टेंजेंट थीटा, है ना। ये फर्स्ट टाइम नहीं है आपके लिए। अगर आप देखें पी क्यू आर एस, तो यहाँ पे अगर आप एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करके देखें हर पॉइंट पे, तो आपको एंगल पता चलेगा, और जहाँ पे एंगल मैक्सिमम होगा उस एंगल पे आपको मालूम हो जाएगा कि वहाँ स्लोप ज़्यादा है। तो टेंजेंट थीटा इज मोर, स्लोप इज मोर, इट मीन्स फोर्स इज मोर बिकॉज स्लोप इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम टेकन। और ग्राफ देखने पर क्या पता लग रहा है? ग्राफ देखने में पता लग रहा है कि जो एंगल थीटा है, जो स्लोप है, वो ज़्यादा कहाँ है? एट पॉइंट आर। सो दैट्स वाई द करेक्ट ऑप्शन इज आर, क्योंकि यहाँ पे इंस्टेंटेनियसली जो फोर्स की वैल्यू है देख रहे हैं आप कि जो है वो ज़्यादा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, इसमें क्या है? एक बॉडी को ड्रॉप किया गया है फ्रॉम रेस्ट। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हाइट पर अगर आप कोई भी बॉडी लें, एक्स वाई जेड, सपोज कीजिए आपने बॉल को ले लिया, आप स्टोन ले लिया, कोई भी आपने पेन ले लिया, मतलब एयर फ्रिक्शन वहाँ नहीं होगा। तो जब आपने बॉल को ड्रॉप किया तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और ये डिस्प्लेसमेंट जो कवर कर रहा है, स्वाभाविक है कि दिस इज हाइट h। तो वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का एग्जैक्ट ग्राफ क्या होगा? अब जैसा कि ड्रॉप किया गया है फ्रॉम रेस्ट, तो इसका मतलब ये फ्री फॉल का टॉपिक है, यानी कि acceleration due to gravity will develop, and we have the equation v square minus u equal to 2gh in this case, क्योंकि velocity versus displacement है, and this is a velocity displacement equation during the motion under gravity. So u is 0 here, so v square equal to 2gh, height is a displacement, so we can write as per the question demand, that is s. तो देख सकते हैं आप v और s, v स्क्वायर है। अब स्वाभाविक है कि v स्क्वायर है, सिंगल पावर नहीं है, तो स्ट्रेट लाइन तो आएगा ही नहीं, तो फर्स्ट ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो जाता है। दूसरी बात, v ये कह रहा है कि वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट, बिल्कुल नहीं, नीचे आते आते बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज होती है, और एट द टाइम ऑफ हिटिंग ऑफ द ग्राउंड टू द ग्राउंड द वेलोसिटी इज मैक्सिमम, तो सेकेंड ऑप्शन भी नहीं होगा। अब बात आती है थर्ड की और फोर्थ की। तो अगर आप देखें कि थर्ड ऑप्शन में, अब मैं यहाँ पे स्लोप में जाऊंगा नहीं, मैं आपको यहाँ इतना समझाने की कोशिश जरूर करूंगा कि कर्व ग्राफ तो आएगा, ठीक है। अब आप इस सिमेट्री के हिसाब से चलें, यहाँ देखें तो, और यहाँ देखें, थर्ड पे देखिए सबसे पहले। तो थर्ड के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन जो रेट है डिस्प्लेसमेंट का वो आपको देखना पड़ेगा कि वी स्क्वायर इक्वल टू एस, है ना। तो वी स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल हो गया? एस के। वी स्क्वायर, अगर आप सपोज कीजिए कि मैं आपको डाटा बेस्ड क्वेश्चन की बात करने ही कहूँ, हालांकि इतना टाइम नहीं होता है एग्जाम टाइम में, लेकिन फिर भी एक प्रैक्टिस हो जाती है कि अगर आप एस की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो वी 1 आएगा, है ना। फास्टर देखना होता है कि कहाँ पे आपको ग्रोथ मिल रहा है। अगर आप वी की वैल्यू 2 पुट करते हैं, यानी कि स्क्वायर 4 आएगा, तो एस इक्वल टू, अगर आप वी को 2 पुट करते हैं तो एस विल बी 4, है ना। तो v की वैल्यू अगर आप 2 पुट करें, सपोज ये v है और ये s है, सपोज कीजिए कि मैं इस थर्ड इक्वेशन के हिसाब से, इस इक्वेशन के हिसाब से देखूं, तो थर्ड और फोर्थ में कौन सा डाटा मैच करेगा, कौन सा ग्राफ मैच करेगा इस डाटा के मुताबिक। तो अगर आप v की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो s 1 आएगा, v को 2 पुट करते हैं तो जो s है दैट विल बिकम 4, अगर आप v को 3 पुट करते हैं तो s विल बिकम 9। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से वेलोसिटी में जो आपको जो रिलेशन मिल रहा है, क्योंकि s प्रोपोर्शनल टू 9, डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा कवर हो रहा है उस केस में, ठीक है। वेलोसिटी का ग्रोथ है, लेकिन कंपेरेटिवली देखिए, अगर आप थर्ड को और फोर्थ को कंपेयर करें, सपोज कीजिए कि यहाँ देखिए आप, यहाँ पे आपको जो डिस्प्लेसमेंट का रेट है वो ज़्यादा मिल रहा है, और वेलोसिटी में जो चेंज है वो कम मिल रहा है। जबकि आप अगर इसी ग्रोथ को यहाँ देखें तो आपको ये देखने को मिलेगा कि जो वेलोसिटी है उसका जो रेट है, क्योंकि स्क्वायर है ना, तो वेलोसिटी का जो प्रोपोर्शनल रेट है, हालांकि मैं आपको डायरेक्ट भी बता सकता था कि पैराबोलिक इक्वेशन होती है, तो व्हाट इज द पैराबोला इक्वेशन आती है वहाँ पे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है। तो x के अबाउट ये पैराबोला बन रहा है, ये एक अनदर ऑप्शन है आपको समझाने का। ये डाटा बेस्ड होता है, कई बार बच्चों को नहीं समझ में आता कि कैसे पैराबोलिक इक्वेशन है, व्हाट इज द पैराबोला। हालांकि प्रोजेक्टाइल मोशन आप पढ़ चुके हैं, तो पैराबोलिक
स्वाभाविक है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के हिसाब से अगर आप चलते हैं तो x के अबाउट वाई स्क्वायर यानी कि y मतलब v यहाँ पर होगा, तो इसीलिए जो ग्राफ आएगा दैट विल बी सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस यानी कि आपका डिस्प्लेसमेंट एक्सिस और y का मतलब वेलोसिटी एक्सिस। सो सिमेट्रिक अगर आप देखें तो पैराबोलिक में फोर्थ ऑप्शन जो है दैट इज करेक्ट। अब पैराबोलिक तो ये भी है लेकिन ये x के अबाउट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये y के अबाउट है। पैराबोला एक्चुअली क्या होता है कंप्लीटली, पैराबोला ये होता है जिसमें सिमेट्री देखी जाती है अबाउट, ये y एक्सिस के अबाउट है। अगर आप ये पैराबोला बनाएंगे तो ये x के अबाउट है ना, तो यहाँ पर x के अबाउट है पैराबोला बिकॉज x y स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू x, so दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ए 10 kg बॉक्स, ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं, चार बॉक्सेस सिचुएशन आपके सामने हैं। तो पहले नॉर्मल था, फिर 60 डिग्री, फिर 60 डिग्री, इस तरह से फिर 120 डिग्री, यानी कि दीज आर द फोर सिचुएशन। ध्यान से देखिएगा। और स्वाभाविक है कि आपको फास्ट यानी कि टाइम आपके पास इतना नहीं होता, तो इसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रैक्टिस जो है उसको बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन दिस विल हेल्प यू कि हाउ द क्वेश्चन कम्स इन द एनपीएससी एग्जाम्स। ओके, तो ए 10 kg बॉक्स इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए बीम इन 3 वे। एक नॉर्मल वे है, अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ देखेंगे जो दोनों में टेंशन है उसकी डायरेक्शन ये होगी। अगर हम फर्स्ट डायग्राम को देखें तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग 2 टाइम्स ऑफ टी विच इज इक्वल टू बॉडी का जो वेट है डाउनवर्ड डायरेक्शन में दैट इज इक्वल टू mg, है ना। तो m इक्वल टू कितना है 10, तो t इक्वल टू कितना आएगा 10g/2 यानी कि दिस विल बिकम 5g। ये फर्स्ट ऑप्शन हो गया। अगर आप सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड में देखिए आप, ये टेंशन है यहाँ, ये टेंशन है यहाँ, तो लेकिन ये 60 डिग्री है, तो इसका मतलब है कि जब आप इसका नॉर्मल कंपोनेंट लेंगे बिल्कुल सिमेट्रिकली बीच में, तो ये कितना एंगल होगा 30, ये कितना होगा 30। ठीक है, अगर आप सेकंड की बात करते हैं, ये ऑब्जेक्ट हो गया जिसका वेट हम यहाँ दिखा रहे हैं नीचे, दैट इज 10g, और जो टेंशन का हमने जो कंपोनेंट लिया है तो ये कंपोनेंट फर्स्ट वाले का भी और सेकंड वाले का भी, तो ये बनेगा 2 टाइम्स ऑफ t cos 30 डिग्री, क्योंकि ये 60 है। ठीक है, नॉर्मल लाइन ये है तो यहाँ पे 30 बनेगा, तो ये 2 टाइम्स ऑफ t cos 30, और यहाँ पे फर्स्ट स्ट्रिंग का जो sin 30 कंपोनेंट है वो यहाँ होगा sin 30, यस। और राइट सेकंड कंपोनेंट जो है सेकंड स्ट्रिंग का, उसका साइन कंपोनेंट भी यहाँ होगा। दो बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट, सो दैट्स वाई कि वो नेट इफेक्ट 0 हो जाएगा उनके अलोंग। तो इसलिए जो नेट रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ t cos 30 इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ g। सो अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा कि cos 30 होता है √3/2, तो अल्टीमेटली जो यहाँ पे 10 की t की वैल्यू आएगी दैट विल बी 10g/√3। ठीक है, जो कि मोर देन 5 है ही। ठीक है, इट्स मोर देन 5g। अब बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की। तो अगर आप थर्ड ऑप्शन को देखें यहाँ पे तो देखिएगा, थर्ड में आपके पास स्ट्रिंग इस तरह से है, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें टेंशन ये आएगा, इसमें टेंशन ये आएगा, लेकिन उस टेंशन का जो कंपोनेंट होगा वो यहाँ पे देखना ज़रूरी है। तो इस पॉइंट पे जहाँ पे वो सस्पेंडेड है ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है, तो इसका जो कंपोनेंट आएगा, ये जो एंगल बनेगा, क्योंकि स्वाभाविक है कि ये अगर पूरा 60 है तो आधा कितना रह जाएगा 30, तो ये 30 है तो ये भी कितना आ जाएगा 30। इन द केस दिस विल ऑल्सो 30। इन द सेम वे यहाँ पे हमारे पास कौन सा कंपोनेंट आ गया t cos 30 इन दिस डायरेक्शन, t cos 30, और बॉडी कहाँ है, साइन कंपोनेंट कहाँ होगा जी, बिल्कुल साइन कंपोनेंट यहाँ होगा t sin 30, और इसका भी कंपोनेंट यहाँ क्या होगा t sin 30। तो दोनों का कंपोनेंट इक्वल एंड अपोजिट है तो वो कैंसिल हो जाएगा। t cos 30 दोनों के डायरेक्शन ऊपर है, तो स्वाभाविक है 2 टाइम्स ऑफ t cos 30 इज इक्वल टू नेट डाउनवर्ड फोर्स दैट विच इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी दैट इज 10g। तो सेम वही रिलेशन आ रहा है यहाँ पे भी 10g/√3 जो हमारा सेकंड पार्ट में आया था, विच इज ऑल्सो ग्रेटर देन 5g। ठीक है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन से ज़्यादा है, लेकिन इसमें मैक्सिमम पूछा है तो अब फोर्थ रह गया। चलिए फोर्थ को देख लेते हैं। फोर्थ में 120 का एंगल है आपके पास, तो यहाँ पे टेंशन है, यहाँ पे टेंशन है, लेकिन जब 120 है तो स्वाभाविक है कि जो बीच का एंगल रहेगा दैट विल बी 60 नाउ, है ना।
तो ये 60 हो जाएगा। तो ऐसे में जो कंपोनेंट को जब ब्रेक करने की बारी आएगी तो ये इस डायरेक्शन में कितने कंपोनेंट होंगे, दोनों का जो कोस कंपोनेंट आएगा 2 टाइम्स ऑफ टी कोस 60, और यहाँ पे टी साइन 60, द कंपोनेंट साइन कंपोनेंट ऑफ दिस स्ट्रिंग, टेंशन इन दिस स्ट्रिंग एंड साइन कंपोनेंट इन दिस थिंग। ओके, तो साइन 60 तो चलो कैंसिल हो गया, लेकिन ऊपर की तरफ क्या है 2 टाइम्स ऑफ टी कोस 60 और नीचे की तरफ 10g। तो यहाँ पे जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या ऑप्शन आएगा, देखिए ना 2 टाइम्स ऑफ टी कोस 60। तो भाभी क्या इस तरह के क्वेश्चन, एक आधे क्वेश्चन बिल्कुल मिल जाते हैं आपको जिसमें आपको कैलकुलेशन पार्ट देखना पड़ता है। ठीक है, हाँ, हालांकि अगर आप 30-60 की वैल्यू से वाकिफ हैं तो 60 की वैल्यू जैसे जैसे आप जाएंगे तो कम होती जाएगी, तो वो भी आपको थोड़ा सा समझ में आ सकता है कि यहाँ कोई एंगल नहीं है, यहाँ कोस 30 है, ठीक है, यहाँ कोस 60 है, 60 पे जाएंगे तो आप और कम होते जाएंगे इस केस में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब आप देखेंगे क्योंकि कोस 60 इन्वर्सली है, टेंशन हमें निकालना है, तो 2, 5 और कोस 60 कितना होता है 1/2 होता है, तो दैट विल बी 10g। तो अगर आप देखें चारों में से किस किस में से 1 2 3 4, दिस इज फर्स्ट यू, दिस इज फर्स्ट वन, दिस इज सेकंड वन, सेकंड और थर्ड बोथ आर इक्वल। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया कि मैक्सिमम कौन सा है, तो मैक्सिमम है 10g। तो देखते हैं कोई ऑप्शन है क्या, नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में ये पूछा गया है कि 1 2 3 4 इन चारों में से फोर्थ में मैक्सिमम है, लेकिन फोर्थ थर्ड के साथ दिया हुआ है तो मैक्सिमम तो सिर्फ फोर्थ ही है, सो ऑप्शन कोई नहीं है, तो नन विल बी द आंसर। ओके, थैंक यू।